नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मां शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th मैथ के पूरे चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न वाली 1, जो आपके वास्तविक संख्याएं हैं। इनमें आपको संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं बात करूँ प्राकृत संख्या की, यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती हो, जिनका अंत नहीं होता, वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 0 एक प्राकृत संख्या है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं तो 1 से शुरू होती है। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा समझ ली। अब आगे चलते हैं पूर्ण संख्या में, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, यानी इसमें जो गिनती शुरू होगी 0 से शुरू होती है। ठीक है, वह पूर्ण संख्या कहलाती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अब आगे देखते हैं सम संख्या। आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार जाता हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता हो, शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। बात करें विषम संख्या की, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अगर आप इनमें 2 का भाग दोगे तो इसमें शेषफल कुछ ना कुछ आएगा। हम बात करते हैं, जैसे मान लो 7 है। कितनी है बच्चों? 7। 7 एक समय विषम है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। 2 3 6, कितना बचेगा? 1 बच रहा है, यानी शेषफल कितना आ गया? 1 भाग पूरी बार नहीं जा रहा, अतः 7 एक विषम संख्या है। आगे पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन संख्याओं को हम धनात्मक यानी प्लस और ऋणात्मक माइनस के रूप में व्यक्त करते हैं, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें जैसे माइनस का 2 है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी इसमें प्लस की संख्याएं भी आती है और माइनस की संख्याएं भी आती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 1 वह स्वयं का ही भाग जाता हो। मैं आपको बता दूं, 1 का भाग तो सभी में जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिन संख्याओं में खुद का ही भाग जाए वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7। आपने देखा होगा, जो मैं आपको संख्या बता रहा हूँ, वे संख्याएं किसी अन्य संख्याओं के फाड़े में नहीं आती है, क्योंकि वे अभाज्य संख्या है। मैंने यहाँ पर नोट लिखा, एक न तो भाज्य है नहीं अभाज्य। मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक भाज्य है या अभाज्य, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है, अब बात करें भाज्य संख्याएं की। इसकी परिभाषा, जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। आपको आ गया होगा समझ में। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग तो जाता ही है, इसके अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 4, 6, 8, 9, यह भाज्य संख्या कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 4 है, हम इस 4 में 4 का भाग देंगे तो भाग पूरी बार जाएगा, लेकिन इस 4 के अलावा 2 का भाग भी तो जाता है बच्चों, इसलिए एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार बात करें 6 की, देखो इसमें 6 का भाग तो जाएगा, लेकिन 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। अपनी कंडीशन क्या थी कि खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 8 की। इसी प्रकार इसमें 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप सभी जानते हो, जिन संख्याओं को हम अंश बट्टा हर यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, 2/3 है, इसमें अंश 2 है और हर 3 है, इसको हमने भिन्न के रूप में लिखा तो ये परिमेय संख्या है। ऊपर 0 हो सकता है, ठीक है, 0/4 लिखा मैंने,
4 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आता है। 0 एक परिमेय संख्या है, बट इसके हर में नहीं होना चाहिए 0, ठीक है। यहाँ देखो 5/8 है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन 8/0 लिखेंगे तो अनंत के रूप में आपका आंसर आएगा। अतः ये परिमेय संख्या नहीं होती है। हर में अगर 0 आ जाता ना बच्चों, परिमेय संख्या नहीं होती बल्कि वह अपरिमेय संख्या होती है। अब आगे सहअभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका महस्य यानी HCF 1 को सहअभाज्य संख्या कहलाती है। आप लोगों ने महस्य सीखा होगा। जैसे दो संख्याओं की बात कर रहा हूँ, जैसे 5 है और 7 है, इनका जब हम महस्य निकालेंगे अलग अलग टुकड़े करके तो इनका महस्य 1 आएगा। फिर 2 और 3 का अलग अलग करके महस्य निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इन दोनों का पेयर होता है, जोड़ा होता है, वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप या इनका परिवार भी कह सकते हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें परिमेय संख्याएं भी आती है वास्तविक संख्याओं में और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3/7 जो एक परिमेय संख्या है, 2 ये भी परिमेय संख्या है, √4 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2। बात करें √5 की, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी जिन संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है वह संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या, ठीक है। अब आगे सीखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यानी इसमें होगा a = bq + r। इसमें a का अर्थ हो जाएगा भाज्य, b का मतलब भाजक, इस q का अर्थ भागफल से लेंगे और प्लस में कर देंगे शेषफल। आप सभी तीसरी दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जैसे मैंने 2 का भाग 7 में दिया तो प्यारे बच्चों हमें भागफल 3 प्राप्त हो गया और शेषफल आ जाएगा 1। हम जिसका भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे कहते हैं भाजक। और जिसमें भाग दे रहे हैं उसे बोलते हैं भाज्य। और जो हमें फल के रूप में प्राप्त हो रहा है, जैसे 3 आ गया तो ये भागफल है, और जो नीचे बचेगा शेषफल के रूप में, यानी भाजक को बोलेंगे b और भाज्य को बोलते हैं a, और भागफल हो जाएगा q, और शेषफल को ऐड करते हैं तो ये रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो प्रश्न वाली एक में जो भी आपकी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने यहाँ पर सब नोट डाउन करके आपको बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न वाली 2 की। प्रश्न वाली 2 आपके बहुपद है। देखो बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। अब बात करेंगे द्विघात बहुपद। इसमें क्या होती है बच्चों, जो बहुपद होता है उसमें घात 2 होती है, तो हम कह सकते हैं 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। आगे 3 घात वाला बहुपद त्रिघात कहलाता है। इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax² + bx + c, यानी बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax² + bx + c। आप भी इनको नोट डाउन कर लेना। अब आपके इसमें एक प्रश्न आता है HCF × LCM = पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जब आप जांच करते हो शून्यांक ज्ञात करने के बाद में, तब आपके काम में आता है, ठीक है। इसकी जांच कैसे करेंगे, शून्यांकों का योग बराबर माइनस अक्स का गुणांक इसके बटे में x² का गुणांक, फिर शून्यांकों का गुणा इसके बराबर में अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न वाली 3 में। आपके प्रश्न वाली 3 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां बता रखी है इसमें। इसकी पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, जो आपके सिलेबस में है। दूसरी विलोपन विधि, ये भी आपके सिलेबस में है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से आती भी है। आपके इस बार वज्र गुणन विधि हटा दी गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं रैखिक समीकरण, जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हो तो इसमें 3 कंडीशन बनती है। a1/a2 इसके बराबर b1/b2 नहीं हो, एक तो पहली कंडीशन ये बन जाएगी बच्चों। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होता है और c1/c2 के बराबर में होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या कंडीशन बनेगी आपको बताना है। फिर a1/a2 इसके बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो। अब इसमें समझेंगे, यदि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं हो तो इसके 3 उत्तर निकलेंगे। जैसे एक अद्वितीय हल, यानी एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, इस कंडीशन में ग्राफ ऐसा बनेगा। ये एक्स वाली रेखा होती है, ये वाई वाली रेखा, आप सभी जानते हो। एक अद्वितीय हल का मतलब होता है अगर रेखाएं काटेगी तो उत्तर भी निकलेगा, ठीक है।
एक अद्वितीय हल निकल कर आएगा। इसमें x का मान आ जाएगा और यहाँ पर y का मान आ जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक रेखा इधर काटेगी, एक इधर काटेगी। जो रेखाएं आपस में काटती है उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब रेखा काटती है उत्तर निकल रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा संगत हल। ठीक है। अब बात करें दूसरी कंडीशन की, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और c1/c2 हो। इसमें समझो जो आपके तीनों मान आएंगे बराबर आएंगे। ठीक है, यानी इनका अनुपात बराबर है। तो इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा, एक रेखा पर अनेक बिंदु आएंगे। क्या बच्चों, एक रेखा बनेगी और इस पर अनेक बिंदु आएंगे। अनेक बिंदु का मतलब अनेक उत्तर आएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पहला अनेक हल। एक रेखा पर अनेक बिंदु होने का मतलब है संपाती रेखा होना, इसे बोलते हैं संपाती रेखा। अगर ऐसी कंडीशन हो, आपसे प्रश्न में 1 नंबर का पूछ लें कि कौन सी रेखा है, तो आप बता देना संपाती रेखा होती है। इसमें आंसर निकल रहे हैं तो इसका आंसर भी हो जाएगा संगत हल। अब इसकी तीसरी कंडीशन समझेंगे, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन c1/c2 हो, यानी इन दोनों का मान तो बराबर हो, इसका मान बराबर नहीं हो, तो क्या कंडीशन बनेगी, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसमें रेखाएं हो जाएगी समांतर जो कभी नहीं काटेगी। मैंने क्या बोला, अगर ऐसी कंडीशन हो इन दोनों का मान बराबर, इसका मान बराबर नहीं है, तो इसमें ऐसी कंडीशन बनेगी, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो रेखाएं कहलाएगी समांतर, आपस में नहीं काटेगी। अगर रेखाएं नहीं काटेगी तो उत्तर कहाँ से आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा कोई हल नहीं। और रेखाएं कौन सी हो गई, समांतर रेखाएं। जब उत्तर नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे असंगत हल। इस प्रकार जो चैप्टर नंबर 3 में मुख्य मुख्य बातें थी हम उनको अच्छी तरीके से रीड किया। अब चलते हैं प्रश्नावली 4 में, यानी द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं हम उनको पढ़ते हैं। इसमें देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसमें घात 2 होती है, ax² + bx + c के रूप में होता है। इसमें हम जब d का मान ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक है। इसमें जो श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लगता है शून्यांक ज्ञात करने के लिए, वो याद कर लेना, -b + √d कर दिया मैंने। आप d की जगह इसको भी फिट कर सकते हो। ठीक है। इसके बटे में आ जाएगा 2a। अब आपके 3 कंडीशन बनती है जब आप इनकी प्रवृत्ति ज्ञात करोगे शून्यांकों की। मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं, मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब d का मान 0 के बराबर आ जाए, यानी जब हम d का मान निकालते हैं इसका मान 0 आ जाए, उसमें मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक का मतलब है उसके आंसर निकलेंगे और दोनों समान आएंगे। ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन समझते हैं, जब d का मान बड़ा हो 0 से, मैंने क्या बोला, जब 0 से बड़ा d का मान हो तब मूल वास्तविक होते हैं, लेकिन इनके 2 आंसर आते हैं, दोनों अलग अलग होंगे, असमान होंगे। जब आप ट्यूशन पढ़ोगे अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन, जब d का मान 0 से छोटा हो, यानी माइनस में हो, मूल वास्तविक नहीं होते, उनका आंसर नहीं निकलता। इस प्रकार प्रश्नावली 4 के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब आगे चलते हैं प्रश्नावली 5, यानी समांतर श्रेणी। ठीक है। इसमें जो nवां पद का सूत्र लगता है आप नोट डाउन कर सकते हो, इनको याद भी करना है। an बराबर a + n - 1d होता है। आप सभी जानते हो an का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है। a का अर्थ हो जाएगा प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या और d का मतलब होता है सार्वंतर। जब आप 5.3 पढ़ोगे उसमें Sn भी आएगा। Sn का मतलब होता है योगफल या योग, n पदों का योग। मैंने बताया था अभी जस्ट आपको। Sn ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 2a + n - 1d। ठीक है। यदि प्रश्न में अंतिम पद हो और आपको योगफल ज्ञात करना हो, इसके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हो। Sn बराबर n/2 a + l। l का मतलब यहाँ पर लास्ट वाले पद से है, यानी अंतिम पद से है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 5 के इम्पोर्टेंट सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब चलते हैं प्रश्नावली 6 के बारे में। इसमें क्या होता है, एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है ट्राइंगल के अंदर, जैसे DE के समांतर है BC, तो इसकी अन्य भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। ये आपके परिमेय 6.1 कहलाती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परिमेय 6.1, यानी इसमें एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे AD के बराबर हो जाएगा AE, फिर DB के बराबर हो जाएगा AC। इसकी 3 कंडीशन बनती है। मैंने यहाँ पर लिखा पहले AD/DB, यानी AD पहले हमने इसको ले लिया, फिर DB को लिया। इधर इसी प्रकार आ जाएगा
ए ई और ई सी, ठीक है। अब लेंगे ए डी बटा ए बी, ए डी इसके बटे में आ जाएगा पूरा ए बी, फिर ए ई बटा पूरा आ जाएगा ए सी, फिर तीसरी कंडीशन इसमें बन जाएगा पहले पूरा ए बी, इसी प्रकार इधर बनेगा ए सी, इसके बटे में डी बी, इसके बटे में ई सी। ये आपकी परिमेय 6.1 है और इसी का विलोम करेंगे, इसी का उल्टा करेंगे तो वह परिमेय 6.2 हो जाएगी। उसमें पहले भुजाएं समानुपाती होती है और रेखाएं आपस में समांतर हो जाती है। अब आगे चलते हैं प्रश्नावली 7 में, इसके इम्पोर्टेंट सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप जानते हो प्रश्नावली 7 आपकी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें दूरी का जो सूत्र लगता है आप सभी को याद होना चाहिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब मूल बिंदु ज्ञात करना हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। अगर आपको मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 इसमें 2 का भाग देते हैं, y1 प्लस y2 बटे 2। इस प्रकार हम मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। अब आगे अंत विभाजन सूत्र जो आपके 7.2 में काम में आएगा, इसका फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1, इसके बटे में m1 प्लस m2, फिर y का निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1, इसके बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न में बाह्य विभाजन सूत्र पूछे तो बाह्य में कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस कर देना है और यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस कर देना, पूरा सूत्र सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। 8वें चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। ये 3 टाइप होते हैं इसके। पहले इसमें दे रखा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आपको आधार ज्ञात करना है तो इस बड़ी भुजा में से माइनस कर देंगे लंब को, अगर आपको लंब ज्ञात करना है तो बड़ी भुजा में से माइनस करेंगे आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। इनको आप नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा लाल बटा कक्का, यदि एक समकोण त्रिभुज होता है तो ये लंब कहलाता है, ये आधार और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट थीटा होता है। मैंने यहाँ पर लिखा लाल बटा कक्का, ठीक है। यानी एल बटा के का मतलब लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका हो जाएगा के बटा एल, ठीक है। अब देखेंगे कोस का, इसमें हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और फिर सेक का उल्टा करेंगे तो के बटा ए हो जाएगा। अब देखते हैं टेन का, देखो बच्चों एल बटा ए है, लंब बटा आधार हो गया, और कोट में हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है। अब आप लोगों को 8.2 पढ़नी है, उसके लिए सारणी आवश्यक, सारणी कैसे बनाना है मैंने इसके लिए एक वीडियो अलग से बना रखा है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेवें। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, जैसे ये साइन थीटा का मान है, साइन 0 का, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान है, फिर कोस का पूरा मान दे रखा है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, कोस 90 माइनस थीटा होता है, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक होता है, यानी अगर मैं साइन इंटू कोसेक करता हूँ तो इसका मान 1 आ जाएगा। फिर कोस का उल्टा 1 बटा सेक होता है, हम टेन का उल्टा करेंगे तो 1 बटा कोट आ जाएगा। फिर कोसेक का उल्टा हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, सेक का उल्टा 1 बटा कोस, और कोट का उल्टा होता है 1 बटा टेन। ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखते हैं सर्वसमीकाएँ। इसमें आप सभी जानते हो 3 सर्वसमीका काम में आती है, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, दूसरी है सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तीसरी सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। अगर आपको साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, इसको इधर भेज देना, इसका पक्षांतरण कर दिया, जैसे साइन स्क्वायर उतार दिया मैंने, इसके बराबर में 1 है, इस प्लस कोस स्क्वायर करेंगे पक्षांतरण तो ये माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर, ठीक है, पक्षांतरण करने पर। इसी प्रकार अगर आपको कोस स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो कोस स्क्वायर उतार दिया, इसके बराबर में 1 है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। तो आप इनका पक्षांतरण करके इनके अलग अलग रूप निकाल सकते हो। आप जानते हो टेन बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस, और कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, जो टेन का उल्टा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नावली 9 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, आप इनको जान लेवें।
जैसे उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। आप जानते हो उन्नयन कोण कहाँ से बनता है? भूमि के आधार बिंदु से अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तब उन्नयन कोण बनता है। बात करें अवनमन कोण की, यानी अवनमन कोण कहाँ से कहाँ बनता है, तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो अगर कोई बड़ी मीनार हो, कोई टावर हो, हम वहाँ से नीचे की ओर देखें, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई टावर हो जाए, कोई पेड़ हो जाए या मीनार हो जाए, हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है। आप भी जानते हो कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब आगे मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। यदि प्रश्न में मीनार आ जाए या टावर आ जाए या खंभा, स्तंभ या पेड़ हो या भवन हो, तो हम टेन थीटा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टेन थीटा में लंब बटा आधार होता है कि जो कि प्रश्न में दिया हुआ होता है, ठीक है।